सोचिए, अगर पृथ्वी का नक्शा हमेशा बदलता रहा हो तो आज जो महाद्वीप और महासागर हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे और शायद हमेशा ऐसे रहेंगे भी नहीं। आज हम इसी चौंकाने वाले विचार पर एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीतीय विस्थापन सिद्धांत, और हमारी जानकारी का आधार है एनसीईआरटी की भौतिक भूगोल की किताब। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को कैसे ये ख्याल आया कि महाद्वीप खिसकते हैं और इसके पीछे क्या ठोस सबूत मिले। जी, वैसे ये विचार एकदम नया भी नहीं था। मतलब 1596 में ही एक डच मानचित्रकार थे, अब्राहम ऑर्टेलियस। उन्होंने अटलांटिक के दोनों किनारों की तटरेखाओं में गजब की समानता देखी थी। अच्छा, 1596 में। हाँ। लेकिन इसको एक पूरे वैज्ञानिक सिद्धांत का रूप दिया 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने। हाँ, वेगनर का वो क्रांतिकारी सिद्धांत। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ साल पहले सारे के सारे महाद्वीप एक ही विशाल भूखंड पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, और उसे चारों तरफ से एक विशाल महासागर घेरे हुए था, पेंथेलासा। और फिर ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ। पहले 2 बड़े हिस्सों में, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड, ये नाम तो सुना है। जी, भारत इसी का हिस्सा था। और फिर ये लॉरेशिया और गोंडवानालैंड भी और छोटे छोटे हिस्सों में टूटे और खिसक कर आज की जगह पर आ गए। पर सिर्फ ये कह देना काफी नहीं था, वेगनर को सबूत भी देने थे। हाँ, सबूतों की बात करते हैं, वो वाकई हैरान करने वाले थे। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर है जिग्सॉ फिट, मतलब अफ्रीका का पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट। बिल्कुल, वो ऐसे फिट होते हैं जैसे किसी पहेली के 2 टुकड़े हों। हाँ, ये सिर्फ देखने में ही ऐसा लगता है या सच में फिट होते हैं? नहीं, ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं था। बाद में 1964 में बुलार्ड नाम के वैज्ञानिक ने कंप्यूटर प्रोग्राम से कोशिश की। उन्होंने अटलांटिक तटों को 1000 फैदम की गहराई पर मिलाया, समुद्र के नीचे। और वो जुड़ाव कमाल का सटीक था। इसने सिर्फ नजदीकी समानता से आगे बढ़कर एक तरह का गणितीय प्रमाण दे दिया। ये तो कमाल है। अच्छा, और चट्टानों के बारे में क्या महाद्वीपों के आर पार चट्टानों में भी कोई समानता मिली? बिल्कुल मिली। रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है ना, जिससे चट्टानों की उम्र पता चलती है। हाँ। उससे पता चला कि ब्राजील के तट की करीब 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें। 200 करोड़ साल? जी, वो पश्चिमी अफ्रीका की वैसी ही पुरानी चट्टानों से एकदम मेल खाती हैं, जैसे वो कभी एक ही पहाड़ श्रृंखला का हिस्सा रही हों। तो इसका मतलब अटलांटिक महासागर बीच में बाद में आया? लगता तो यही है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों पर जो सबसे पुराने समुद्री जमाव मतलब सेडिमेंट्स मिले हैं, वो जुरासिक काल के हैं। जुरासिक काल, डायनासोर वाला? हाँ, वही। उससे पहले के समुद्री जमाव वहां नहीं मिलते, तो लगता है कि उससे पहले वहां शायद समुद्र था ही नहीं और ये दोनों जमीनें जुड़ी हुई थी। ये तो बहुत तार्किक लगता है। भूविज्ञान के अलावा क्या उस समय के मौसम या जलवायु का भी कोई सबूत है, जैसे ग्लेशियर वगैरह का? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सबूत है टिलिट का। ये वो चट्टानें होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलने पर उसके साथ आए मलबे के जमने से बनती हैं। अच्छा, हिमनदों के निक्षेप। बिल्कुल। अब देखिए, भारत के गोंडवाना सिस्टम में ये टिलिट मिलते हैं, और वैसे ही टिलिट अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, यहाँ तक कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए। क्या बात है! मतलब ये सारे इलाके कभी एक साथ थे और वहां एक जैसा ठंडा मौसम था, ग्लेशियर थे। सही। ये एक मजबूत कड़ी थी जो इन अलग अलग भूभागों को एक साथ जोड़ती थी। मैंने सोने के निक्षेपों के बारे में भी कुछ पढ़ा था। वो कहानी क्या है? थोड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, वो प्लेसर निक्षेपों की बात है। देखिए, अफ्रीका में एक घाना तट पर सोने के बड़े समृद्ध भंडार मिलते हैं। प्लेसर मतलब जो नदियों द्वारा बहा कर लाया गया हो। हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि सोना जिन मूल चट्टानों से आता है, वो चट्टानें घाना में हैं ही नहीं। हैं ही नहीं? तो सोना आया कहाँ से? वो स्रोत चट्टानें मिलती हैं ब्राजील में। ब्राजील में? लेकिन वो तो अटलांटिक के पार है। बिल्कुल। तो सबसे तार्किक व्याख्या यही लगती है कि जब ये महाद्वीप जुड़े थे, तब ब्राजील के पठार से नदियां बहकर सोना घाना वाले इलाके में जमा करती होंगी। ये तो वाकई जासूसी कहानी जैसा है। भूविज्ञान, जलवायु और अब अर्थव्यवस्था भी जुड़ गई। अच्छा, जीवाश्म, फॉसिल्स, उनका क्या रोल था इसमें? जीवाश्मों का वितरण शायद सबसे मजबूत और हैरान करने वाले सबूतों में से एक था। जैसे लेमूर नाम के जीव हैं। हाँ, लेमूर। वो आज भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। हाँ। अब ये कैसे संभव है अगर ये जगह हमेशा से इतनी दूर थी और बीच में समुद्र था? बात तो है। और एक और उदाहरण है मेसोसोरस का। हाँ। ये एक छोटा सा रेंगने वाला जीव था, सरीसृप, जो सिर्फ उथले खारे पानी में रह सकता था, गहरे समुद्र में नहीं। ठीक है। उसके कंकाल केवल
केवल 2 जगहों पर मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी के प्रांत में और ब्राजील के इरावर फॉर्मेशन में, बस। सिर्फ इन 2 जगहों पर? जी। लेकिन इनके बीच तो आज करीब 4800 किलोमीटर का गहरा महासागर है। वो बेचारा तैर कर तो जा नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। यही बात वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ये भूभाग जरूर कभी जुड़े हुए होंगे। इतने सारे अलग अलग तरह के सबूत, जिग्सॉ फेट, चट्टानी, टिलेट, सोना, जीवाश्म, तो फिर वेगनर के सिद्धांत को तुरंत क्यों नहीं मान लिया गया? कहीं तो कोई कमी रह गई होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वेगनार के पास क्या हुआ महाद्वीप जुड़े थे, और क्यों ऐसा लगता है सबूत कि जवाब तो थे, लेकिन कैसे हुआ इसका पुख्ता जवाब नहीं था। मतलब वो ये नहीं समझा पाए कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खिसकीं कैसे, कौन सी ताकत थी जो इन्हें धकेल रही थी। हाँ, यहीं पर उनका सिद्धांत थोड़ा कमजोर पड़ गया। उन्होंने 2 बलों का सुझाव दिया था। एक तो पोलर फ्लीइंग बल, मतलब पृथ्वी के घूमने की वजह से महाद्वीपों का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या दूर खिसकना। ओके। और दूसरा ज्वारीय बल, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। लेकिन उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर बताया कि भाई ये दोनों बल इतने विशाल महाद्वीपों को हिलाने के लिए मतलब न के बराबर हैं, बहुत ही कमजोर हैं। अच्छा, तो यहीं पर बात अटक गई। लेकिन कहानियां खत्म तो नहीं हुई होगी, बाद में जरूर कुछ नई खोजें हुई होंगी। बिल्कुल, यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। वेगनर का विचार मरा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समुद्र तल का अध्ययन बहुत तेजी से हुआ, नई तकनीकें आई। हाँ, सुनार वगैरह। जी। उससे पहले आर्थर होम्स नाम के एक भूविज्ञानी ने 1930 के दशक में ही एक संभावना जताई थी। उन्होंने कहा था कि शायद पृथ्वी के मेंटल में, यानी भूपर्पटी के नीचे की गर्म पिघली परत में संवहन धाराएं चल रही हों। संवहन धाराएं, जैसे पानी उबलते समय होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब मेंटल में कहीं रेडियोधर्मी तत्वों से गर्मी पैदा होती है, वहां से गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, फैलता है, ठंडा होकर फिर नीचे जाता है। ये एक साइकिल चलती है। होम्स का मानना था कि शायद यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही महाद्वीपीय प्लेटों को खिसकाती हैं। ये तो काफी तार्किक लग रहा है। तो समुद्र के नीचे क्या मिला जिससे ये बात पुख्ता हुई? समुद्र के नीचे का नक्शा जब बना तो पता चला कि समुद्र का तल सपाट नहीं है। वहां तो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशियानिक रिजेस कहते हैं, और ये ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत सक्रिय हैं। अच्छा, मतलब वहां नया लावा निकल रहा है। बिल्कुल, और गहरी खाइयां भी मिली। सबसे बड़ी खोज ये थी कि इन मध्य महासागरीय कटकों के पास की चट्टानें बहुत नई हैं, और जैसे जैसे कटक से दूर जाते हैं चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। ओह, तो जैसे कटक से नई जमीन बन रही है और दोनों तरफ खिसक रही है। एकदम सही। और एक और कमाल की बात, कटक के दोनों तरफ बराबर दूरी पर मौजूद चट्टानों की उम्र, उनकी बनावट और यहां तक कि उनके चुंबकीय गुण भी एक जैसे थे, जैसे वो आईने में दिख रहे हों। अरे वाह, ये तो पक्का सबूत था कि समुद्र तल फैल रहा है और महाद्वीपों को अपने साथ खिसका रहा है। जी हाँ, इन खोजों ने आर्थर होम्स के संवहन धाराओं वाले विचार को मजबूत किया और वेगेनर के सिद्धांत की उस फेल इन द कड़ी यानी कैसे का जवाब दे दिया। तो कुल मिलाकर एल्फ्रेड वेगनर ने वो क्रांतिकारी विचार रखा कि महाद्वीप खिसकते हैं, और उसके समर्थन में कई तरह के जबरदस्त सबूत भी दिए। जिग्सॉ फिट, चट्टानों और जीवाश्मों का मेल, प्राचीन जलवायु के निशान जैसे टिलेट। सही कहा। हालांकि वो खुद ये साबित नहीं कर पाए कि कौन सी ताकत इन्हें खिसका रही है। उनके सुझाए बल नाकाफी थे, लेकिन उनके काम ने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया। और फिर बाद में समुद्र तल के अध्ययन और संवहन धाराओं जैसी खोजों ने उस कैसे का जवाब दिया, जिसने फिर आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की नींव रखी। बिल्कुल, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यही बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह असल में कई विशाल टुकड़ों यानी प्लेटों में बटी है, और मेंटल में चलने वाली संवहन धाराओं की वजह से ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से ही सही पर खिसक रही हैं, एक दूसरे से दूर या पास या अगल बगल। ये सब सुनकर वाकई दिमाग घूम जाता है, पूरा नजरिया ही बदल जाता है पृथ्वी को देखने का। और अगर ये प्लेटें आज भी खिसक रही हैं, तो आज से लाखों साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? कौन सा महाद्वीप कहाँ होगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, आज हम पृथ्वी की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, समुद्री तल की बनावट और प्लेट विवर्तनी की।
मतलब ये कि हमारी पृथ्वी की सतह पर इतनी हलचल क्यों है और ये महाद्वीप और महासागर आखिर बने कैसे। इसके लिए हमने भूविज्ञान से जुड़े कुछ दस्तावेज देखे हैं और आज हम इसी जानकारी के आधार पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि ये समझें कि समुद्र का तल कैसे फैलता है और ये सब प्लेट विवर्तनिकी के बड़े सिद्धांत से कैसे जुड़ा है। और क्या आप जानते हैं, एक बड़ा ही रोचक तथ्य है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला असल में पानी के नीचे है। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से समुद्र तल को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो महाद्वीपीय सीमांत, जी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। हाँ, जो तट और गहरे समुद्र के बीच का ढलान वाला इलाका है। फिर आते हैं गहरे समुद्री मैदान, वितल मैदान भी कहते हैं इन्हें। हाँ, अबेसल प्लेन्स, ये बिल्कुल सपाट होते हैं जहां महाद्वीपों से बहकर आई मिट्टी वगैरह जमा होती है। और तीसरा मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशन रिज जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और ये मध्य महासागरीय कटक बहुत खास हैं। ये पानी के नीचे पहाड़ों की एक जुड़ी हुई चेन है, मतलब दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी, पानी के नीचे। जी हाँ, और इनके शिखर पर एक तरह की दरार होती है जहां लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर की गर्मी का ये एक सीधा सबूत है, कह सकते हैं। और जो नक्शे हमने देखे उनमें भी ये साफ है कि ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं कटकों के पास होते हैं या फिर प्रशांत महासागर के किनारों पर। हाँ, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वही आग का घेरा। तो ये कोई संयोग तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, कटकों पर जो भूकंप आते हैं वो कम गहरे होते हैं, शैलो फोकस वाले। अच्छा। जबकि प्रशांत महासागर के किनारे या एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में भूकंप बहुत गहराई तक जाते हैं, डीप फोकस वाले। तो ये फर्क क्यों? यही फर्क इशारा करता है कि इन जगहों पर पृथ्वी की प्लेटें अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। और इसी पैटर्न ने मतलब वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि इन कटकों पर क्या हो रहा है। और यहीं से फिर वो आइडिया आया 1961 में हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण। बिल्कुल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इस विचार के लिए उन्हें कई सबूत भी मिले, जिसने वो पुरानी सोच कि पृथ्वी स्थिर है उसे पूरी तरह बदल दिया। क्या सबूत थे वो? पहला तो यही जो हमने कहा कि कटकों पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं, नया लावा निकल रहा है। दूसरा, कटक के दोनों तरफ अगर आप बराबर दूरी पर चट्टानों को देखें तो उनकी उम्र, उनकी रासायनिक बनावट, यहाँ तक कि उनके चुंबकीय गुण भी एक जैसे मिले, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। अच्छा। तीसरा, कटक के बिल्कुल पास वाली चट्टानें सबसे नई थीं। जैसे जैसे कटक से दूर जाते हैं चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। और एक और बात थी ना कि समुद्री तलछट की चट्टानें महाद्वीपों की तुलना में बहुत नई हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। महाद्वीपों पर आपको अरबों साल पुरानी चट्टानें मिल सकती हैं, लेकिन समुद्र का तल कहीं भी 20 करोड़ साल से ज्यादा पुराना नहीं मिला। सिर्फ 20 करोड़ साल? पृथ्वी के उम्र के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और समुद्र तल पर जो मिट्टी या तलछट की परत है वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पतली थी। अगर तल अरबों साल से होता तो मोटी परत होनी चाहिए थी। तो इन सब सबूतों से हेस ने क्या नतीजा निकाला? हेस ने कहा कि कटक पर लगातार नया लावा आ रहा है। ये लावा समुद्री परत को बीच से फाड़ता है और उसे दोनों तरफ धकेलता है। तो एक तरह से सागर का तल फैल रहा है। लेकिन अगर सागर फैल रहा है तो पृथ्वी का आकार क्यों नहीं बढ़ रहा? वो तो उतनी ही बड़ी है। सही सवाल है। हेस ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां कटक पर नई परत बन रही है वहीं कहीं और पुरानी परत नष्ट भी हो रही है। नष्ट कहाँ हो रही है? ये होता है महासागरी खाइयों में, ओशानिक ट्रेंचेस में। वहां पुरानी, ठंडी और भारी हो चुकी समुद्री परत वापस पृथ्वी के मैंटल में धंस जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, सबडक्शन। तो मतलब एक तरफ निर्माण, दूसरी तरफ विनाश, बैलेंस बना रहता है? बिल्कुल सही। बनने और नष्ट होने का एक चक्र चल रहा है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग और सबडक्शन, इन आइडियाज ने मिलकर एक बड़ी थ्योरी को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल। 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन जैसे कई वैज्ञानिकों ने इन सब कड़ियों को जोड़ा और प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया। प्लेट टेक्टोनिक्स? जी, ये भूविज्ञान की आप कह सकते हैं एक तरह की मास्टर थ्योरी है। इसके मुताबिक पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर परत है, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, हाँ, वो एक सिंगल पीस नहीं है बल्कि कई बड़ी और छोटी ठोस प्लेटों में टूटी हुई है। अच्छा, प्लेटों में? हाँ, ये प्लेटें महाद्वीपीय हो सकती हैं, महासागरीय हो सकती हैं या दोनों का हिस्सा हो सकती हैं। और ये प्लेटें नीचे की गर्म और थोड़ी नरम परत एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, या आप कहिए फिसल रही हैं। मतलब महाद्वीप खुद नहीं चल रहे हैं? नहीं, महाद्वीप इन प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं।
असल में प्लेटें चल रही हैं और महाद्वीप उनके साथ चल रहे हैं। जो पुराना सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो भी असल में अलग अलग प्लेटों पर मौजूद जमीनों का एक जमावड़ा था। जानकारी में 7 बड़ी प्लेटों का जिक्र है, यूरेशियन, पैसिफिक, अफ्रीकन और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। जी हाँ, जैसे नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, कई हैं। और इन प्लेटों के किनारे आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? क्या ये सिर्फ दूर जाती हैं एक दूसरे से? नहीं, 3 तरह के किनारे होते हैं, 3 तरह की बाउंड्रीज। एक तो अपसारी यानी डाइवर्जेंट, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, जैसे वो मिड ओशन रिज। बिल्कुल, वहां नई परत बनती है। दूसरी होती है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, जहां प्लेटें टकराती हैं। टकराती हैं, तब क्या होता है? यहाँ या तो एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है, सबडक्शन होता है, जिससे गहरी खाइयां और ज्वालामुखी बनते हैं। या फिर अगर 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं तो वो मुड़कर ऊंचे पहाड़ बना देती हैं, जैसे हिमालय। बिल्कुल। और तीसरी तरह की सीमा है रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें न टकराती हैं न दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं। इससे बड़े भूकंप आते हैं। अच्छा, और इनकी रफ्तार भी अलग अलग बताई गई है, कहीं बहुत धीमी, साल में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम। हाँ, आर्कटिक कटक में। और कहीं बहुत तेज, साल में 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ईस्ट पैसिफिक राइज में ये तो काफी तेज है। हाँ, भूगर्भीय पैमाने पर ये बहुत तेज गति है। इन्हें चला कौन रहा है? इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के अंदर की गर्मी, जो रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय से और पृथ्वी के बनने के समय की बची हुई गर्मी से आती है। अच्छा। ये गर्मी मेंटल में संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स पैदा करती हैं। जैसे पानी पतीले में गर्म होकर ऊपर उठता है, फैलता है, ठंडा होकर नीचे जाता है, वैसा ही कुछ मेंटल में होता है। और ये करंट्स ऊपर की प्लेटों को धकेलते हैं? हाँ, बिल्कुल। आर्थर होम्स ने ये आइडिया सबसे पहले दिया था। यही कन्वेक्शन करंट्स इन प्लेटों को चलाते हैं। और इसी में भारतीय प्लेट की कहानी भी आती है, जो काफी नाटकीय लगती है। हाँ, भारतीय प्लेट की यात्रा बहुत लंबी और दिलचस्प रही है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा शामिल है। तो ये कब शुरू हुई? करीब 20 करोड़ साल पहले जब पैंजिया टूटना शुरू हुआ, तब भारत एक बहुत बड़ा द्वीप था और एशिया से तेथिस नाम के एक सागर से अलग था। इसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। और दक्कन ट्रैप्स वो कब बने? वो करीब 6 करोड़ साल पहले बने। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी, तब जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनसे दक्कन का पठार बना। लावा की मोटी परतें जम गईं। और फिर आखिरकार टक्कर हुई। जी, लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इसी जोरदार टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ, उसका उत्थान शुरू हुआ। और ये टक्कर अभी भी चल रही है? हाँ, ये प्रक्रिया आज भी जारी है। भारतीय प्लेट अब भी उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कमाल है। तो अगर हम सार देखें तो समुद्री तल बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य महासागरीय कटकों पर नई जमीन बन रही है और खाइयां में पुरानी जमीन नष्ट हो रही है। जी। और ये सब प्लेट विवर्तनिकी नाम की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो समझाती है कि कैसे ये विशाल प्लेटें हिलती हैं, महाद्वीपों को खिसकाती हैं, पहाड़ बनाती हैं, भूकंप लाती हैं। बिल्कुल। और इसी में भारतीय प्लेट की वो करोड़ों साल की यात्रा और हिमालय का बनना भी शामिल है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये सोचना कि ये प्लेटें अरबों सालों से चल रही हैं और आज भी चल रही हैं, ये एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ता है। क्या सवाल? यही कि आज से लाखों साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा। ये जो बदलाव लगातार हो रहे हैं, ये हमारे ग्रह के भविष्य को कैसे आकार देंगे, इस पे सोचना चाहिए।